गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अब दोस्तों फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग जा रहे हैं थर्ड चैप्टर में। तो जो लोग मेरे साथ अभी अभी ज्वाइंट हुए या फिर अभी रेडी हुए पढ़ने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मनन भाव सर, ओनर ऑफ मन एजुकेशन। 13 साल से पढ़ाने का हमें सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। 13 साल से बच्चों को लगातार फिजिक्स पढ़ाते आए हैं। 3000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है और देश विदेश में भेजा है। वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हो, बहुत आगे बढ़े। बेस्ट फिजिक्स टीचर का हमें अवार्ड मिला हुआ है। ऑनलाइन तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। जो लोग हमारे नजदीक में रहते हैं उनको ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारी 3 ब्रांचेस है। कहाँ है? न्यू रानी, चांदखेड़ा एंड साबरमती। और जो लोग अहमदाबाद से बहुत दूर रहते हैं और उनको भी स्टडी करना है तो कोई चिंता मत करिए, यूट्यूब पर भी मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट के बारे में। तो सर ये बल्ब चालू क्यों होता है? जैसे हम लोग दोपहर में घर आते हैं, बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, पंखा चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं। तो सर जैसे ही आप लोगों ने स्विच चालू की, रिमोट से उसको एक्सेस किया, तो तुरंत उसमें से क्या पास होता है? तो उसमें से पास होता है करंट। तो सर करंट उसका मतलब क्या? तो सर चार्ज को फर्स्ट 2 चैप्टर के अंदर हमने स्टेडी रखा था। याद करो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर चार्ज रखा था तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी, चार्ज पे जो फोर्स है कूलम्बियन फोर्स की बात कर दी, पर चार्ज को हमने फिक्स रखा था। सेकेंड चैप्टर के अंदर उसके आसपास पोटेंशियल बना, चार्ज को स्टोर किया यानी कैपेसिटर समझे। अब ये चार्ज को हम लोग मूव करवा रहे हैं, यानी चार्ज आर इन मोशन। वो अब गति में आएंगे, उसके साथ साथ जो जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, सर ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो नेचर के अंदर। जितना आप नेचर को समझोगे, आपके आसपास जो भी घटनाएं बन रही है उसको ध्यान से देखोगे, उतना फिजिक्स आपका अच्छा होता जाएगा। फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये बोलूं कि सर जब बारिश का मौसम होता है, जब मानसून होता है, तो 2 क्लाउड जब एक दूसरे को लगातार अथड़ाते हैं, कोलाइजन होता है उनके बीच में, तो एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक नेगेटिव चार्ज बनता है। दोनों जैसे टकराते हैं तो उसमें से लाइटिंग बनती है, जैसे हिंदी में बिजली गिरी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बिजली वही होता है करंट। जैसे कि हम लोग, ये तो हमारे हमारे आसपास नेचुरली बात हुई, पर जो हम लोग करते हैं वो लाइक टॉर्च, सेल। जैसे आपने सेल भरा दिया, टॉर्च स्टार्ट हो गई, सेल को लगाया आपने कोई भी जगह पे, घड़ी पे भी आप सेल लगा सकते हो और आपकी घड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सब के अंदर चार्ज आता है। तो दोस्तों ये इसका कुछ रिलेशन मिल जाएगा हमें। हाँ, रिलेशन है Q प्रपोजनल टू T। जितना टाइम ज्यादा स्विच चालू रखोगे उतना टाइम ज्यादा चार्ज जाएगा। रिपीट, मैंने 1 मिनट स्विच चालू रखी तो 1 मिनट में जितना चार्ज जाएगा बहुत कम जाएगा। 1 घंटे चालू रखा स्विच को तो ज्यादा चार्ज जाएगा। इसलिए तो लाइट बिल आता है ना। 1 मिनट का लाइट बिल कम आएगा, 1 घंटे का लाइट बिल उससे ज्यादा आएगा। क्यों आएगा ज्यादा? क्योंकि Q प्रपोजनल टू T। दूसरी बात, प्रपोजल हटाओगे तो मैथ्स वाले बोलेंगे सर कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये हटाने के बाद हमने लिखा I, यानी Q बाई T इज इक्वल टू I। इसके साथ साथ मैं याद कराऊं Q इज इक्वल टू IT। रिपीट करो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू IT। दोस्तों हो जाए एक बार फिर से, Q इज इक्वल टू IT। तो सर उसकी डेफिनेशन भी क्लियर करवा दो। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला पे से आप डेफिनेशन क्लियर कर दो। Q अपॉन T, तो Q का मतलब क्या है? तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन, यानी ये क्रॉस सेक्शन में से हम लोग चार्ज को पास करते हैं। ओके, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्शन। टाइम का है नीचे, यानी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ओके, तो करंट की डेफिनेशन रेडी, तो उसका डायग्राम देखते हैं। देखो ऐसा कुछ फ्लो होता है, हमने एक सेल रख दिया, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। ये मीटर है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये आपका ए मीटर है। 12th में आप जब प्रैक्टिकल ज्वाइंट करोगे स्कूल के अंदर, करंट के लिए ए मीटर, वोल्टेज के लिए वी, ऐसा आएगा। तो जैसे ही आपने ध्यान से देखो दोस्तों, ये स्विच मैंने ओपन की, जैसे स्विच को कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो आना चालू हो गया। इसलिए मीटर में जब स्टार्टिंग में 0 पे था,
जैसे ही फ्लो आएगा तो ये बढ़ के 40 पे पहुंच गया, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सर तो स्टेडी होगा तो याद रखना स्टेडी फ्लो रहेगा ना तो करंट ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें ज्यादातर अनस्टेडी में समझना है, यानी कोई फिक्स ना हो तब। तो सर एक काम करो, कितने टाइम में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो छोटा टाइम ले लो। तो मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर क्रॉस सेक्शन में से डेल्टा क्यू चार्ज जा रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज, डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है। तो हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि सर इनिशियल बेस पे यहाँ पे क्यू चार्ज था, डेल्टा टी टाइम हो गया तो चार्ज का डिफरेंस हो गया डेल्टा क्यू। तो हमें ये फॉर्मूला लाना पड़ेगा I इज इक्वल, चलो क्या था फॉर्मूला, I यानी करंट, करंट का फॉर्मूला चार्ज बाय टाइम, यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। मैथ्स ऊपर नीचे डेल्टा नहीं रखते, क्या लेना पड़ता है, लिमिट, इसलिए I इज इक्वल टू लिमिट, जो भी टर्म नीचे होता है उसको हम लोग लिमिट लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एमसीक्यू बन सकता है कि क्यू का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करंट देता है, बोलो बोलो बोलो, क्यू का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करंट देता है। तो सबके यूनिट भी आ गए, चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम, टी का यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट आ सकता है कूलम पर सेकंड। इसके बारे में सबसे पहले एम्पियर ने बोला था, यानी याद रखना करंट का अब यूनिट एम्पियर लिखना पड़ेगा, करंट का यूनिट क्या आएगा, एम्पियर। देखो सही मायने में फ्लो ऐसा होता है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रीन कलर से लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं, देख सकते हो कितना स्मूथली वो लोग घूमते रहते हैं, जितना वो स्मूथली घूमेंगे उतना करंट ज्यादा पास होगा। सर ये कंडक्टिंग मटेरियल में ही से ही पास हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने कंडक्टर सोच लिया और वो कंडक्टर को मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। रिपीट, यानी ऐसा सोचो कि मैंने कॉपर ले लिया या फिर एल्यूमिनियम ले लिया है, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे मैं उसको रखूंगा तो मैंने एक सिलेंडर सोचा, एक सिलेंडर रखा, उसकी रेडियस आर है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन पास होना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये वाला पोर्शन पूरा पॉजिटिव क्यू वाला हो जाएगा, दूसरी वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव क्यू वाला हो जाएगा। रिपीट, ये सारा पॉजिटिव क्यू, ये सारा नेगेटिव क्यू, यानी दोनों के बीच में अब डिस्टेंस बनना चाहिए। इसका मतलब करंट फ्लो कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दूंगा तो सब लोग स्टॉप, थोड़ी देर के बाद सब स्टॉप हो जाए, सारे पॉजिटिव इधर सारे नेगेटिव इधर। पर जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो फिर से फ्लो होना चालू, यानी करंट तुरंत मिलता जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि आपके माइंड में पहले क्लियर करो कि करंट कहां से कहां जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड चलता जाएगा। तो ये कोई आईएमपी थ्योरम नहीं है, ये आपको समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को रखा तो ये फ्लो ऐसे जाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा आगे जाते हैं। अब सर उसका डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दो। तो देखो डायग्राम आ गया, ये सारा पोर्शन पॉजिटिव, ये सारा पोर्शन नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों अपोजिट हो गई, थोड़ी देर बाद वो दोनों स्टॉप हो जाएगी तो करंट फ्लो होना बंद। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ, अगर दोनों इक्वल हो गए तो दोनों स्टॉप हो जाएगी। अब चैप्टर 3 सही महीने में स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है, प्लीज करना, न्यूमेरिकल्स भी इसके हिसाब से आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे। ओम्स लॉ शायद 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि ओम्स लॉ सबसे पहले ओम नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। उसने ऐसा बोला कि हम लोग नेचर के अंदर अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस को रख दिया तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन मिल जाएगा। कैसे, कि सर V प्रोपोर्शनल टू I, रिपीट, V प्रोपोर्शनल टू I, जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा। कैसे, अगर 2 वोल्ट की बैटरी है तो हमें थोड़ा ही करंट मिलेगा, 200 वोल्ट की बैटरी है तो ज्यादा करंट मिलेगा, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। ये प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी हमारा फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू आई आर। रिपीट करो सब लोग फटाफट, V इज इक्वल टू आई आर। रिपीट, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो याद रखना दोस्तों, ओम्स लॉ का मेन फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, जहां R का मतलब रेजिस्टेंस, इसलिए वो
यूनिट देखो, ये उसका दूसरा यूनिट आया ओम। ओम को मैं ऐसा भी वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकता हूँ, है ना, पर ये इसका सिंबल है जो ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स में आने ही वाला है, तो प्लीज याद रखना V इज इक्वल टू आई आर। याद रखने के लिए फिजिक्स का वीर, फिजिक्स का वीर कौन, ओम, V इज इक्वल टू आई आर। दूसरी बात, सर ये किस पे डिपेंडेड है, तो सर ओम्स लॉ का जो ये ओम है यानी आर है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है। आपके घर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके वायरिंग देखे जाते हैं, वो वायरिंग हमेशा कॉपर के होते हैं, कई बार एल्यूमिनियम की वायरिंग होते हैं, पर कॉपर का वायरिंग अच्छा होता है, यानी उसके मटेरियल पे डिपेंडेड हो गया। दूसरी बात, उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, यानी पतला वायर है, हैवी वायर है, लेंथ ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, उसकी डेंसिटी देखी जाती है, ये सारी चीज रेजिस्टेंस पे डिपेंडेड रहती है। फिर से एक छोटा सा डायग्राम दिखाएं, ये सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, रेजिस्टेंस के कारण वो डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आप लोग। और जैसे ही आप लोगों ने बैटरी कनेक्ट कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, रेजिस्टेंस से एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छे डायग्राम से मैंने आपको ओम्स को भी क्लियर करवाया। लिमिटेशंस एक बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया था, विच आर द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। तो बेसिकली 3 लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन कि सर वी प्रपोजल आई था, पर हर एक टाइम पे हर एक मटेरियल के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि टिपिकल मटेरियल आएंगे, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होंगे, तो वी डज नॉट प्रोपोर्शनल आई, यानी वी नॉट प्रोपोर्शनल, यानी उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आ सकता, वो थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा, यानी वी एंड आई आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके दोस्तों, उसका एग्जांपल है ट्रांजिस्टर, डायोड, जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 में 14 चैप्टर में ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसका एग्जांपल आपने बोल दिया डायोड और ट्रांजिस्टर। दूसरी बात कि सर उसकी वैल्यू पर डिपेंडेड है, वो कैसे, अगर आपने वोल्टेज को पॉजिटिव दिया है तो करंट पॉजिटिव बढ़ेगा, देख सकते हो आप लोग। अगर आपने गलती से प्रैक्टिकल जब करोगे ना, तो बैटरी को अगर आपने उल्टा ज्वाइंट कर दिया, उल्टा ज्वाइंट करोगे तो करंट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, यानी करंट की नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसलिए क्या बोला जाता है कि वो V की साइन पे डिपेंडेंट है। रिपीट, किस पे, V की साइन पे, यानी वोल्टेज की साइन पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से डायग्राम बनता जाएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड। अभी ये वर्ड याद रखो, रिपीट करता हूँ, 14 चैप्टर में इसमें डीप में पढ़ेंगे। तीसरी बात कि सर यहाँ वोल्टेज 1 वोल्ट पे जो करंट मिलेगा, सोचो यहाँ पे 1 वोल्ट है, करंट मिला 10, तो सर यहाँ पे 3 वोल्ट आएगा तो भी यही करंट मिलेगा। यानी प्रॉब्लम हमारा क्या आया कि कई बार ऐसा होगा कि वोल्टेज की सेम वैल्यू के लिए, वोल्टेज की सेम वैल्यू के लिए करंट की एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। देख सकते हो 1 वोल्ट 10 मिली एम्पियर, 3 वोल्ट अगेन 10 मिली एम्पियर, यानी उसकी वैल्यू यूनिक नहीं मिलेगी। ओके, उसका एग्जांपल सारे सेमीकंडक्टर्स, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू पूछ सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। रिपीट माय वर्ड, गैलियम आर्सेनाइड। तो 3 उसकी लिमिटेशन है दोस्तों, प्लीज पक्का करना है कौन सी 3 लिमिटेशन आपको सामने याद रखनी है। पहले लिमिटेशन, लीनियर नहीं हो सकता हर बार, यानी हर बार प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। दूसरा, V की साइन पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और तीसरा, वो यूनिक वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो बहुत मजा आया, आप लोग के साथ धीरे धीरे से पढ़ाई करते रहेंगे। याद रखना, धीरे धीरे पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, और एक साथ पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, पढ़ाई करते रहना, सबको बेस्ट विशेष, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, और सारे मटेरियल्स के एमसीक्यू सॉल्व करना। बाय एवरीवन।